गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अभिषेक गिरी स्वागत करता हूं आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा प्रोबेबिलिटी किसके लिए, तो रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत डीप होता है, और ये जानते भी हैं कि आपने अगर पढ़ा भी होगा पहले कभी, तो 11th-12th में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत बेसिक आप 9th-10th में भी पढ़ा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ वो रेलवे बेस्ड होगा। मतलब ना तो ज्यादा ये हम लोग हाई लेवल की बात करेंगे, ना ज्यादा लो लेवल की। मैं एकदम बेसिक से आपको एक एक चीज समझाते हुए पूरी प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे मैं आपके साथ करूंगा, ताकि जो एक दो क्वेश्चन, जो इजी वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, वो किसी से छूटे ना, किसी का गलत आंसर ना हो पाए। कभी कभी लोग डर से भी प्रोबेबिलिटी का जो है क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, जैसा कि महेंद्राज कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे कल ही एक वीडियो पोस्ट हुआ था, आपने देखा होगा। उसमें एग्जाम डेट के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताया गया, और जो मिनिस्टर हैं वो भी आपको बता चुके हैं कि जो आपका एग्जाम डेट होने वाला है वो 28 दिसंबर से होने वाला है एनटीपीसी के लिए। बाकी जो और भी एग्जाम है, आरआरसी यानी कि ग्रुप डी वगैरह का जो पेपर है, वो आगे अप्रैल और जून तक चलेगा वो। तो खैर, आप लोगों को वो वीडियो मिल चुकी है, सभी ने देखा भी है, और सोशल मीडिया पे आप लोग इतना जुड़े रहते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आप लोगों के पास पहुंची जाती है किसी न किसी तरीके से। लेकिन जो एग्जाम का प्रिपरेशन है वो उस टाइम तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छे से हो जानी चाहिए। तो मेरी तरफ से सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। आइए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो जानते हैं, देखिए, प्रोबेबिलिटी को बेसिकली हम लोग कहते क्या है, हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। मेरी बात को समझना, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। प्रायिकता का मतलब समझते हैं, प्रोबेबिलिटी का एक ऐसा मतलब समझिए, संभावना। संभावना समझते हैं, संभावना क्या होता है, संभावना। तो आप बोलेंगे, जैसे मान लीजिए सर आप एग्जाम देते हैं, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देंगे, या आप आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम देंगे, तो वहां भी एक संभावना की बात होती है कि क्या लगता है ये इस एग्जाम को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा चांस है, 50% चांस है, निकल सकता है। कुछ लोग बोलते हैं 90% चांस है, निकल सकता है। जो संभावना की बात करते हैं वही संभावना तो प्रोबेबिलिटी है। जैसे आप देखते हैं, घर में बैठे हैं, मौसम खराब हो जाता है, बारिश का ऐसा समय लगने लगता है, तो आप ही में से कुछ लोग संभावना व्यक्त करते हैं, प्रोबेबिलिटी व्यक्त करते हैं। क्या बोलते हैं कि लगता है कि बारिश की संभावना है। कुछ लोग उसमें एग्जैक्ट डेटा में बात करने लग जाते हैं कि 90% चांस है, लगता है बारिश हो जाएगी। तो कहने का मतलब, कोई भी घटना में अगर आप संभावना की बात करते हैं, होने या न होने के चांसेस की बात करते हैं, तो यही तो प्रोबेबिलिटी है। कोई भी घटना हो, उसके होने या न होने के चांसेस की अगर आप बात करते हैं, तो वही प्रोबेबिलिटी है। जैसे आप इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, मान लीजिए टॉस होता है, इंडिया पाकिस्तान के मैच शुरू होने से पहले टॉस भी होता है, आप जानते हैं क्रिकेट में। तो टॉस जैसे ही उछाला जाता है, तो आप वहां भी संभावना की बात करते हैं कि लगता है कि इंडिया टॉस जीत जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि 50% चांस है जीतने का। मतलब क्या, संभावना यानी कि कोई भी घटना होने की या ना होने की जो बात हम लोग करते हैं, उसके चांसेस की जो बात करते हैं, वही कहलाता है प्रोबेबिलिटी। ये उसका मतलब है, प्रैक्टिकल मतलब। अब बात दरअसल ये आती है कि जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि एक कॉइन को आप टॉस करते हैं। पहले प्रैक्टिकली समझिएगा मेरे साथ, फिर हम लोग लिख के बात करेंगे। अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी का रूल आप पढ़े हो ना पढ़े हो तब भी बता देते हैं कि 50% तो है चांस। क्यों बता दिया ऐसा, कैसे बता दिया आप ऐसा? तो आपके दिमाग में आता है कि अगर कॉइन को टॉस किया गया है तो क्या आ सकता है। तो आप बोलते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अरे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो में से ही ना कोई एक आ सकता है। और आप बात करते हैं कि हेड आएगा, हेड आएगा, हेड के ही आने की आप बात करते हैं, तो आप ये भी देखते हैं कि हो सकता है वो दो इवेंट है, या तो हेड और टेल आ सकता है। लेकिन तो आप चाहते हैं कि हेड ही आए, वो कितना है, एक इवेंट है, तो दो में एक, तभी तो आप बोलते हैं 1/2, 50% प्रोबेबिलिटी। ये आप बिना रूल से बोलते हैं। लेकिन जो आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं वही तो आगे जाके रूल बन जाता है। तो मैं अब आप लोगों को समझाता हूं, यहाँ दो टर्म के बारे में आपको जानना है। एक को बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, मेरी बात को समझिएगा। एक होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस, और एक होता है सैंपल स्पेस।
दो चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, किसी को ज्यादा एकदम जरूरत नहीं है नॉलेज का पहले से, आपको जितना बात मैं समझा रहा हूं उसको समझ लीजिए, आपको अच्छे से प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाएगी। आज मैं कुछ पार्ट इसका क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए दो तरह के इवेंट के बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। पहले आप मेरी बात को समझिए, मैंने क्या बोला, एक कॉइन को आपने टॉस किया, ठीक है। कॉइन जैसे ही आपने टॉस किया तो जितने भी संभव रिजल्ट हैं, क्या आ सकता है कि जब बात आप करते हैं कि टॉस उछालने पर क्या आ सकता है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कहने का मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि सैंपल स्पेस होता क्या है। सबसे पहले दिमाग में आपके ये आएगा कि सर सैंपल स्पेस क्या होता है, तो अब मैं आपको समझाता हूं। इसी एग्जांपल से आपने समझ लिया सैंपल स्पेस कैसे, मैं आपको बताता हूं। अभी आपको पता नहीं चल पा रहा लेकिन मैं आपको बताता हूं। सैंपल स्पेस का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इतना ध्यान रखिएगा। ऑल पॉसिबल आउटकम्स मतलब होता है सभी संभव रिजल्ट, ऐसा समझिए, सभी संभव परिणाम, ऐसा समझ लीजिए। मतलब यदि कोई इवेंट आप करते हैं, कोई घटना आप करते हैं, तो जितनी भी संभव परिणाम, संभव आउटकम, संभव रिजल्ट आ सकते हैं, उसी का नाम होता है सैंपल स्पेस। अब एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए एक कॉइन को आप उछाल दिए, तो जैसे ही आपने कॉइन को उछाला, तो कॉइन को उछालने पर क्या क्या संभव रिजल्ट आ सकता है, आप बताइए, दिमाग में सोचिए क्या आ सकता है। तो आप बोलेंगे सर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बस हो गया, वही तो है सिंपल स्पेस, वही तो है सिंपल स्पेस। उसी को हम लोग लिखते हैं सिंपल स्पेस को एनएस से। तो सिंपल स्पेस कितना आ गया, तो आप बोलेंगे हेड और टेल सर 2 आ गया। कौन कौन आया, तो हेड टेल जो आप बोल रहे हैं वही हेड टेल 2, यही तो निकल के आया सिंपल स्पेस। और ये जो एच और टी है ना, इस एच और टी है, इसको एलिमेंट बोलते हैं, सिंपल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा कहना क्या था कि सिर्फ सिंपल स्पेस के बारे में अभी आपको जानना है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड सिंपल स्पेस। किसी भी घटना के सभी संभव परिणाम जो है, रिजल्ट जो है, वही सिंपल स्पेस कहलाएगा। एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आने के चांसेस है या तो टेल आने के चांसेस है, तो आपने समझ लिया कि सिंपल स्पेस कितना हुआ, 2 हुआ। यहां तक सबको क्लियर है, समझ में आई चीजें, जितना बात मैंने अब तक बोला। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, अगर मैं 2 कॉइन को उछालूं, समझना मेरी बात को, when 2 coins are tossed simultaneously, when 2 coins are tossed simultaneously, इसका क्या मतलब है, मेरी बात को समझना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं समझाने वाला हूं कि जब 2 कॉइन को, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो क्या क्या संभव रिजल्ट आ सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल स्पेस। अब जैसे कि एग्जांपल से मैं बताऊं कि 2 कॉइन को जैसे ही उछालेगा, एक साथ उछालना है, एक साथ दोनों कॉइन को एक साथ रखना है, उछाल देना है। अब बताइए, जब 2 कॉइन को एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है कि दोनों का दोनों हेड आ जाए, नहीं हो सकता, हो सकता है दोनों का दोनों टेल आ जाए, हो सकता है एक तो हेड आ जाए एक में, दूसरे पे टेल आए, या ऐसा भी हो सकता है पहले वाले पे टेल आए, दूसरे वाले पे हेड आए, ऐसा हो सकता है, ऐसा आप सोच सकते हैं, ये सब संभव रिजल्ट हैं। लेकिन इसको लिखना कैसे है कि आपको मिस्टेक ना हो, प्रॉब्लम ना हो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक बार कॉइन उछालते हैं तो सिंपल स्पेस 2 आता है, और 2 बार कॉइन उछालेंगे तो सिंपली 2 to the power 2 यानी सिंपल स्पेस 4, ऐसा लिख लेना है। 3 बार उछालेंगे 2 to the power 3 8, 4 times 2 to the power 4 16, ऐसा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है ना, वो आपके 2 कॉइन तक ही आएगा या मैक्सिमम 3 तक आएगा। जब मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम कभी पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी का, तब वहां जाकर के आप 10-10 कॉइन को एक साथ उछाल सकते हैं और तुरंत आंसर कर पाएंगे, मैं वो भी आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप सिंपल स्पेस का मतलब सिर्फ समझिए। तो 2 टू दी पावर कितना हो गया, 2 4। अब क्या क्या आया, सिंपल एलिमेंट क्या क्या आया। अगर सिंपल एलिमेंट आपको देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो एक बार कॉइन उछालने पर आप जानते हैं एच और टी आता है, दूसरे कॉइन को उछालने पर भी एच और टी आता है, बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना हो तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई करते हैं ना, सेम उसी सेंस में कर दीजिए। तो इस एच से अगर एच टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार बन जाएगा एच एच बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, एच और टी बन जाएगा, तीसरा क्या बन जाएगा, टी और एच बन जाएगा, और फोर्थ क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे टी और टी बन जाएगा। तो जो सिंपल स्पेस हो गया, इसको हम लोग लिखते हैं एनएस से। कभी भी आप एनएस लिखा हुआ देखेंगे तो यही समझना है कि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना आ गया, 4। अभी प्रोबेबिलिटी तो आप भूल ही जाइए, प्रोबेबिलिटी नहीं जानते, अभी सिंपल स्पेस सिर्फ समझ लीजिए। यहां तक क्लियर हुआ सबको कि नहीं क्लियर हुआ, क्लियर है। सिंपली अगर इसी में मैं ऐसा बोलूं कि व्हेन 3 coins are tossed
when 3 coins are tossed simultaneously ऐसा बोला जाए। मेरी बात को समझना कि जब 3 कॉइन्स को एक ही बार टॉस किया जाए तो जो सैंपल स्पेस है यानी कि ns की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आप बताइए। अभी मैंने समझाया 2 to the power 3 यानी कितना हो जाएगा ये 8। अब इसमें आएगा कौन कौन ये भी आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या क्या आ जाएगा तो देखिए 2 बार जब आप उछालते हैं 2 बार तो आपको पता है कि सैंपल स्पेस की वैल्यू कितनी आती है 4। कौन कौन सा तो आपने देखा अभी h यहां पर यहां देखिए यहां से यहां देखिए h फिर क्या देखा आपने ht फिर क्या देखा आपने th और फिर क्या देखा tt। अगर मुझे 3 बार उछालना है तो इस पूरे को एक बार फिर से किससे मल्टीप्लाई करना होगा ht से। बस इतनी बात ध्यान रखना है। बस 3 कॉइन को जब आप उछालेंगे उसका सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब s से मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे h हो जाएगा बोलते जाना। फिर h से मल्टीप्लाई करो t हो जाएगा। चलो ठीक है फिर मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा यहाँ लिखेंगे h ऐसा हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करो h से तो t ऐसा हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। सेम उसी प्रकार से t से मल्टीप्लाई करो h ऐसा हो जाएगा। फिर t से मल्टीप्लाई करो t ऐसा हो जाएगा। फिर t से मल्टीप्लाई करो थर्ड वाले को th हो गया। फिर करो t ऐसा हो जाएगा। अच्छा th है th हो जाएगा और फिर लास्ट में कितना हो जाएगा t ऐसा हो जाएगा। मेरी बात समझ पाया। क्या किया मैंने पहले s से मल्टीप्लाई कर दिया जिस रेड कलर से मैं समझाता हूं। अगर किसी को नहीं पता चला तो मैं बताता हूं। देखो s से एक बार मल्टीप्लाई इसको किया तो h आ गया। फिर s से मल्टीप्लाई इसको किया क्या आ गया hht आ गया। फिर s से मल्टीप्लाई इसको किया hth आ गया। फिर s से मल्टीप्लाई इसको भी कर दिया तो htt आ गया। सिमिलरली t से मल्टीप्लाई इसको किया तो क्या आ गया thh आ गया। फिर t से मल्टीप्लाई इसको फिर से किया तो क्या आ गया tht आ गया। फिर t से मल्टीप्लाई इस थर्ड वाले को किया तो tth आ गया और t से मल्टीप्लाई tt को किया तो आ गया ttt। तो अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ns की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। इस प्रकार से आप आगे भी सिमिलरली लिख सकते हैं कि when 4 coins are tossed simultaneously ऐसा भी आ सकता है। जब आप 4 कॉइन्स को एक साथ उछालेंगे तो ns याद रखना सीधा 2 to the power 4 यानी क्या हो जाएगा 8। क्लियर है सॉरी 16 क्लियर है। ये हुआ कॉइन का सैंपल स्पेस। सिमिलरली अब आप एक चीज और समझो सिर्फ इतना समझो मैं सारा बात समझाऊंगा कभी घबराना मत आराम से पढ़ो। अब देखिए यहीं पे दूसरा अगर सैंपल स्पेस का दूसरा एग्जांपल मैं सोचूं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो क्या है कि आपको बोला जाए when a dice is thrown डाइस समझते हो डाइस अरे लूडो खेले हो लूडो हाँ उसमें जो छकड़ी होता है। चलो यहाँ देखो डाइस कैसा होता है ऐसा देखना ऐसा ही ना दिखाई देता है डाइस ऐसा 1 लिखा है 2 लिखा है इस प्रकार से 3 लिखा है फिर लिखा हुआ है 4 लिखा है फिर 5 लिखा है। समझ रहे हो बात को। तो जब एक डाइस को आप उछालोगे तो क्या क्या संभव रिजल्ट आ सकते हैं पहले ये बताओ क्या क्या आ सकते हैं। तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो ऑल जो पॉसिबल रिजल्ट्स है ऑल पॉसिबल जो आउटकम्स है उसी का नाम ना सैंपल स्पेस हम बताएं। सैंपल स्पेस होता क्या है ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट किसी भी घटना के सभी संभव रिजल्ट को ना सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो अगर मैं एक डाइस को उछाला तो सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ फटाफट बताओ क्या होगा तो 6 हो जाएगा ऐसा बोलोगे। लेकिन इसी में बोला जाए कि when 2 dices are thrown simultaneously अब बताओ अगर 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर दिया जाए तब क्या होगा। तो देखो जैसे मान लो एक डाइस यहाँ है एक डाइस यहाँ है दोनों हाथ में दोनों को उछाल दिए ऐसे तो ऐसा हो सकता है ना कि एक डाइस में तो आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये संभव रिजल्ट आते हैं। दूसरे डाइस को भी अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 ये आते हैं।
तो सेम उसी सेंस में अगर दोनों को एक साथ मैं उछाला हूं तो हो सकता है एक के साथ पहले एक आ जाए, हो सकता है एक के साथ 2 आ जाए, सिमिलरली एक के साथ 3 आ जाए और लास्ट में एक के साथ 6 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 ही आ जाए, फिर 2 के साथ 1 भी आ जाए। ये भी हो सकता है कि 2 के साथ फिर 2 भी आ जाए। ऐसा हो सकता है 2 का फिर मल्टीप्लाई 3 से 2 के साथ 3 आ जाए। तो सिमिलरली ये भी जो है 2 के साथ 6 आ जाए। तो इस प्रकार से आप क्या देखेंगे कि 6 के साथ 1, इस प्रकार से 6 भी आ सकता है। मेरी बात समझ पाए? कहने का मतलब ये है कि इससे अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इन 6 टर्म को, तो 6 टर्म यहाँ भी मिलता है, फिर 2 का 6 ठो, 3 का 6 ठो, इसका मतलब 6 इंटू 6 कितना मिला? 36 मिला। तो आप क्या समझेंगे कि अगर 2 बार डाइस को थ्रो किया गया है तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 6 का पावर 2 36। कोई प्रॉब्लम? इसी में अगर बोला जाए आपको when 3 dices are thrown, when 3 dices are thrown simultaneously, तो क्या करोगे? जब 3 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाए तो फटाफट बोलना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा? 6 टू द पावर 3 यानी 216। यहां तक क्लियर है? आज मैं सिर्फ और सिर्फ सैंपल स्पेस समझा रहा हूं, जितना मैं समझाऊं उतना पढ़ के जाना और फिर आ जाना, मैं समझाऊंगा, सारी बातें समझा दूंगा, ठीक है? ये हुआ डाइस का। देखो कभी कभी बैग का भी क्वेश्चन आता है, बैग का, कि एक बैग में बोलेगा, जैसे एक बैग है ऐसा मान लो, यही बैग है, बोलेगा इसमें 3 रेड बॉल्स है, बोलेगा 4 ब्लैक बॉल्स है, 5 ग्रीन बॉल्स है। ऐसा बोल दिया कि 3 तो इसमें क्या है? रेड बॉल्स है, 4 क्या है? ब्लैक बॉल्स है, और 5 क्या है? ग्रीन बॉल्स है। मान लो ऐसा लिखा है, there are 3 red, 4 black and 5 green balls in a bag, ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको बोला गया if 2 balls are drawn at random, then find number of sample space। अरे सैंपल स्पेस है, सिंपल स्पेस नहीं समझ लेना, सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, ये मैं समझाया हूं। तो देखो अगर 2 बॉल निकालना है, सैंपल स्पेस पूछा गया, तो इस बैग में बॉल है कितना? तो 5 + 4 + 3 यानी कि 12 बॉल है। टोटल बॉल कितना हो गया? 12। कोई दिक्कत है? उसमें से मुझे 2 बॉल्स को निकालना है, तो सैंपल स्पेस का ये मतलब है कि कोई भी 2 बॉल, मतलब 12 बॉल्स में से कोई भी 2 बॉल्स, अगर 12 बॉल्स टोटल है, इसमें से कोई 2 बॉल, मतलब क्या? मान लो अगर बॉल का नाम दिया होता ए बी सी डी, ऐसा ABCDEFGH, ऐसा मान लो GHIJKL, ऐसा दिया हुआ है, तो आपको क्या समझना है कि अगर 12 बॉल है तो कोई 2, मतलब ए के साथ बी भी आ सकता है, ए के साथ सी भी आ सकता है, ए के साथ डी भी आ सकता है, उसी प्रकार बी के साथ सी, बी के साथ डी, ए के साथ एल, ए के साथ, इतना पॉसिबल आउटकम हो जाएगा कि गिन नहीं पाओगे प्रैक्टिकली। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉम्बिनेशन समझते हो ना, पहले से पढ़े हो कि नहीं? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन बोलते हैं, चुनने की जो विधि है ना, चुनने का जो मेथड है, कितने तरीके से चुना जा सकता है, सेलेक्ट किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अगर नहीं पढ़े तो मैं उसको भी अलग से एक वीडियो बना करके या अलग से लाइव क्लासेस में आकर के आपको समझाऊंगा। जो लोग पढ़े हो समझना, जो लोग नहीं पढ़े वो भी समझना, बाकी मैं आपको समझा दूंगा कॉम्बिनेशन अलग से। तो 12 बॉल है, उसमें तो कोई 2 चुनना है, तो अगर n बॉल गिवन है, इफ वी आर गिवन n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन होता है NCR। ये बात पता है कि इफ वी हैव गिवन n थिंग, यदि आपको n थिंग्स गिवन है, टेकन आर एट ए टाइम, अगर उसमें से r एक टाइम पर लेते हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन जो होता है वो NCR होता है, ठीक है? इसका मतलब तो ऐसे फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ऐसा होता है। लेकिन अभी आपको ये सब पे फोकस नहीं करना है, छोड़ दो। अभी जो मैं समझा रहा हूं उस पे फोकस करना। कितना बॉल है टोटल बैग में? 12 बॉल में कितना निकालना है? 2, तो लिखना 12C2, ऐसा लिख लेना बस। अब जितना यहाँ 2 लिखा है ना, 2 लिखा है, आर के जगह क्या लिखा है? 2, बस 12 को कितना करना? 2 बार खोलना,
ऐसे 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 बस। और नीचे में जो 2 लिखा है उसका फैक्टोरियल वैल्यू, तो 2 का फैक्टोरियल वैल्यू कितना होता है 2, बस यही आपका सैंपल स्पेस आ गया 66। नहीं समझ में आया? एक बार और देखो, 20C3 लिखा होता तो क्या करते, 20 को 3 बार खोलते, कैसे 20, 19, 18 हो गया। और नीचे में जो 3 लिखा है r की जगह, इसका फैक्टोरियल वैल्यू, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6 हो गया, यही आंसर है। 6 से कट गया 3, 20 दिया 60, 19 छक 114, ऐसा आ जाएगा 1140। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा आ जाएगा। उसी प्रकार से कभी भी आ जाए तो आपको निकालने के लिए, मान लो जैसे ऐसा दे दिया 18C2, ऐसा दे दिया, क्या करोगे 18 इंटू 19 2 बार, और 2 का फैक्टोरियल वैल्यू 2 ही होता है तो 2 लिख देना, बस ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? तो इसी प्रकार से आपको सिंपल स्पेस के लिए 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल कुछ भी बोला जा सकता है निकालने के लिए। तो क्या निकाल पाओगे? निकाल पाओगे सिंपल स्पेस? निकाल पाओगे, वेरी गुड। अब सुनो, अब अगर बात करें डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेशियो, किसका रेशियो, ऑफ नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू एन इवेंट टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ऐसा सैंपल स्पेस। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी घटना का कैसे डिफाइन होता है, तो लिखा है इट इज डिफाइंड एज रेशियो, किसका रेशियो, तो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू एन इवेंट, जो घटना आप करवाना चाहते हैं, जो घटना की प्रोबेबिलिटी आप जानना चाहते हैं, उस घटना में फेवरेबल केसेस जो आप चाहते हैं कि ऐसा ही घटना घटे, वो कितना केसेस है, और उसका रेशियो किससे निकालना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का यहाँ ये मतलब है कि जितने भी संभव रिजल्ट हैं, परिणाम हैं जो आ सकते हैं, वो सभी के सभी सैंपल स्पेस कहलाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस को मैंने बताया था NE से लिखा जाता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को कैसे लिखा जाता है NS से, और इन दोनों का जो रेशियो है वही कहलाता है प्रोबेबिलिटी किसी घटना की। क्लियर? और किसी घटना की जो प्रोबेबिलिटी है ना, मैक्सिमम 100% हो सकती है। अरे तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, उसकी संभावना 100% मैक्सिमम हो सकती है, ऐसा नहीं कि 500% निकलने की संभावना है, नहीं। जो आपका कुल जो टोटल अगर बात करें प्रोबेबिलिटी के वैल्यू की, कि मैक्सिमम जो हो सकती है वो पूरा का पूरा 100%, बाकी उससे कम ही की संभावना रहती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का 0 से लेके कहां तक होता है 1 तक, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन बस समझा रहा हूं, उसके बाद मैं इसके बाद आगे बात करूंगा। ठीक है, जैसे मान लो कि when 2 coins are tossed, when 2 coins are tossed simultaneously, then find the probability of getting, फर्स्ट क्वेश्चन बोल दिया हेड ऑन बोथ कॉइन्स, ऐसा बोल दिया। तो कैसे बनाओगे, देखते जाओ। जब 2 कॉइन को तुमने उछाला, कितना कॉइन को उछाला, 2 कॉइन को, तो अभी मैंने समझाया था ना कि 2 कॉइन उछालने का मतलब सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सभी लोग बताओ। 4 बनेगा, वेरी गुड, 4 बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो तो, फर्स्ट वाले का HT आएगा, सेकंड से क्या आएगा HT। मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए जैसे आप a प्लस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई 2 बार करते हो वैसे करो, तो क्या आ जाएगा H आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा HT आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर T से मल्टीप्लाई करो, TH आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा TT आ जाएगा। कहने का मीन्स यहाँ ये है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया आपका, 4 आ गया, ये कहने का मतलब है। तो NS की वैल्यू 4 आ गई। आपको बोला क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या बोला, when 2 coins are tossed simultaneously, जब 2 कॉइन को एक साथ उछाला जाए तो find the probability of getting head on both coins। अब यहां से मीनिंग क्लियर होगा कि हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि दोनों कॉइन्स पर हेड आए, ये चाहते हैं। और बिना चाहे क्या हो सकता है, तो बिना चाहे जो हो सकता है उसी को सैंपल स्पेस बोलते हैं।
ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। मतलब अगर आप दो कॉइन को एक साथ उछाले हैं तो जितने भी संभव रिजल्ट आ सकते हैं वो क्या आ सकते हैं, यही तो अभी मैंने दिखाया, 4 आ सकते हैं। लेकिन जो आप चाहते हैं वो कितना केस है, तो आप बोलेंगे कि दोनों कॉइन्स पर हेड आए सर, इसके केसेस तो 1 ही है। तो आप बोलेंगे कि जिस केस का आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, पीई निकालना चाहते हैं, उसमें लिखना क्या पड़ता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यानी कि एनई, और अपॉन क्या लिखना पड़ता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि एनएस। तो आप चाहते हैं कि दोनों कॉइन्स पर हेड आए, तो वैसे फेवरेबल केस आपका 1 है और सैंपल स्पेस कितना हो गया 4। तो आंसर क्या बोलेंगे, 1/4। क्लियर। दूसरा देखो, कभी ऐसा भी आ सकता है, टेल ऑन बोथ कॉइन्स, नहीं आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, टेल ऑन बोथ कॉइन्स। तब क्या करोगे, वेरी गुड। तो यहां भी टेल का भी जो आप चाहते हैं टेल ही आए, टेल का भी केस कितना है, 1 है। सैंपल स्पेस तो उस दो कॉइन को उछालने पर 4 आ सकता है, तो लिखो 4, 1/4 हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, ऐसा भी आ सकता है, एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, ऐसा भी आ सकता है। अब बताओ एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। तो कम से कम का मतलब, अरे कम से कम का मतलब ये है कि कम से कम 1 हेड तो होना ही है। अगर 1 से ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो आप ले सकते हैं, 1 से ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं, 1 तो लेना ही पड़ेगा, बिना 1 के लिए काम नहीं चलेगा। मतलब क्या, 1 नेसेसरी है, वो लेना ही पड़ेगा। अगर आप वो 1 भी नहीं लेते हैं तो वो आपका फेवरेबल केस नहीं होगा। फेवरेबल केस वो होगा जिसमें 1 आपका हेड आए ही, 1 से ज्यादा भी हेड आ जाए, 1 से 2 आ जाए, और पॉसिबिलिटी है तो 3 आ जाए, 5 आ जाए, लेकिन आप तो 2 ही कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 2 ही आ सकता है। तो आप ले लेंगे कौन कौन सा, तो देखिए दोनों हेड वाला वो भी आ जाएगा, 1 हेड वाला, देखिए यहां देखिए ये भी आ जाएगा, यहां भी देखिए 1 हेड वाला ये भी है, ये भी आ जाएगा। मतलब जो आप चाहते हैं, यानी कि पीई बराबर अगर लिखें तो एनई का वैल्यू, नंबर ऑफ फेवरेबल केस की वैल्यू आप बोलेंगे सर 3 हो गया, और सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4। क्लियर है। आपको ऐसा भी बोला जा सकता है, एट मोस्ट 1 हेड, मैक्सिमम 1 ही, ज्यादा से ज्यादा 1 ही हेड आए, मतलब हेड अगर नहीं भी लोगे तब भी चलेगा, मेरी बात समझना, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड आए। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा 1 का मतलब अगर आप हेड नहीं लेते हो तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर लेते हो तो मैक्सिमम 1 आना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो कौन कौन सा हो जाएगा, देखो तो जरा कौन कौन सा हो जाएगा, मैक्सिमम 1 हेड में क्या क्या आ जाएगा, तो भी ये दोनों टेल वाला अगर हम नहीं लिए तब भी देखो यहाँ पर तो हेड है ही नहीं, उसको भी ले सकते हैं। अगर मैक्सिमम हो सकता है तो 1 हो सकता है, मतलब हम ये भी ले सकते हैं HT वाला, फिर हम ये भी ले सकते हैं HT वाला, मतलब ये 3 केस आएंगे एट मोस्ट 1 हेड में। ये डबल दोनों हेड वाला सिर्फ नहीं आएगा। तो यहां से भी आप लिख सकते हैं कि PE इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE/NS। NE का मतलब क्या हुआ, फेवरेबल केस कितना आ गया, 3 आ गया, अपॉन 4 सैंपल स्पेस। आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में, ये इसका बेसिक था, डेफिनीशन, सैंपल स्पेस कैसे यूज करते हैं। अब यहां से VBI शुरू होगा जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो कहां से शुरू होगा, तो वो शुरू होगा डाइस से। तो मैं आज की क्लास यहीं पे रखता हूं, क्योंकि अभी मैं, आपको पता है मैं अभी घर से बाहर हूं, किसी वजह से किसी काम में फंसा हुआ हूं, इस वजह से लाइव नहीं आ पा रहा हूं। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बता दी कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप कम से कम समझ के रखो, जिनका नहीं है एकदम बेसिक क्लियर किसमें, प्रोबेबिलिटी में। और अब मैं आपसे जब मिलूंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपका डाइस बेस्ड प्रॉब्लम है, जो आपका बैग बेस्ड प्रॉब्लम है, मार्बल बेस्ड प्रॉब्लम है। अब मैं टाइप बाय टाइप एक एक प्रॉब्लम का डिस्कशन करूंगा। तो जो नेक्स्ट टाइप होगा, मतलब कॉइन से ही रिलेटेड, जब 3 कॉइन वाला आएगा वो मैं अगले दिन बात करूंगा आपसे, फिर आपका डाइस का भी, और फिर आगे मार्बल्स या बॉल्स का भी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इसी तरह जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, पढ़ने का तरीका अच्छा लगे, तो लाइक और शेयर बटन भी प्रेस करते रहें। थैंक यू एवरीवन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।